नमस्कार दर्शकों, मेरे साथ बैठे हैं अभी भारत गौरव पुरस्कार से अलंकृत और चूरू की एक शख्सियत जिन्होंने चूरू का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में भारत गौरव पुरस्कार से अलंकृत होने के बाद वहां के जो सारे सिस्टम थे उससे रूबरू होकर आए हैं। इस गौरव पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पहली बार चूरू आए हैं। सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने चूरू का नाम अपनी हिम्मत से, अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में रोशन किया है। भाई मोहम्मद रफीक जर्मनिया जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि ये पुरस्कार आपको मिला। जर्मनिया जी, हम आपसे हमारे दर्शकों के साथ ये चर्चा जानना चाहेंगे कि पुरस्कार आपको मिला, ऐसी कौन से क्षेत्र की उपलब्धियां थी जिनके लिए पुरस्कार? हम पिछले 20 साल से सोशल सर्विस में लगे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, और हम लोगों से जो बन पाता है ऐसे जैसे राजस्थानी कम्युनिटी है जी। अभी हाल ही में ओमान के अंदर 3000 आदमियों को हमने इकट्ठा किया था ऑन बिहाफ ऑफ राजस्थानी कम्युनिटी की तरफ से। और वहाँ पे जो क्राइसिस आए थे, लेबर क्राइसिस आए थे, जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे, टिकट नहीं थे, मेडिकल सुविधा नहीं थी, तो हमारे ग्रुप ने काफ़ी उनकी मदद की है। ऐसे कई कार्य हमने किए हैं जहाँ पे हमको नोट किया गया है। जैसे सऊदी अरब में भी कुछ केसेस थे, एक्सीडेंट के केसेस थे या मेडिकल केसेस थे, जहाँ पे हम और हमारे ग्रुप ने उस पर काम किया। और पिछले कई सालों से ये चीज़ को नोट किया गया था और एम्बेसी और एनजीओज ने इस चीज़ को फॉरवर्ड किया था कि भाई कुछ लोगों को वर्ल्ड वाइड से पुरस्कार किया गया है जिसमें उनका काम को नोट किया गया। तो इस संबंध में 135 आदमियों को उन्होंने इन्वाइट किया था। 100 अमेरिकन लोकल थे वहाँ पे, जो मल्टी मिलियनर थे, सोशल वर्कर्स थे, एनजीओज थी और सारे ग्रुप्स थे, और 35 इन्वाइटेड थे वर्ल्ड ओवर। उनमें से मैं एक अकेला ऐसा था जो चूरू से मानिए या ओमान से मानिए, नहीं राजस्थान से तो फिर भी थे लोग, मतलब इस क्षेत्र से मैं अकेला था। उन 35 में कुरैशी कौम का मैं अकेला। वाह। तो कुल मिलाकर के रफीक जी, आपसे एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आपने जिस जज्बे के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किया, जिस मेहनत के बल पर आपने प्राप्त किया है, चूरू में जिस प्रकार की जरूरत महसूस होती है, जो आपकी जन्मभूमि है, विकास की दृष्टि से चूरू राजस्थान के 32 जिलों में, मैं 32वें नंबर पर नहीं बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन नीचे से नंबर में गिना जाता है, ऊपर से नहीं। जी बिल्कुल सही। हम इसको बार बार दोहरा रहे हैं। हमने पिछली बार 5 साल पहले भी आपके साथ, 3 साल पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था आपके पास, मैंने यही कहा था कि चूरू को विकास प्रदे बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। लोकल बॉडीज को है, गवर्नमेंट एजेंसीज को है, और भी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बहुत आगे आके बहुत मेहनत से चूरू को आगे लाना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड की अगर स्थिति तो मैं काउंट करूंगा नहीं, राजस्थान में भी अगर गिनते, जैसे आपने भी बताया कि 32 जिलों में नीचे से गिनना होगा तो मेरे ख्याल से लास्ट में चूरू की गिनती होगी। रफीक जी, आप जो है सामाजिक क्षेत्र में सोशल सर्विस करते हैं, अपना अपना व्यवसाय करते हैं, ओमान में आप सेटल्ड हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार की चूरू की स्थिति है, चूरू में बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हैं, चाहे लक्ष्मी निवास मित्तल है, उनका भी कहीं नाम आता है तो चूरू का नाम आ जाता है। बिल्कुल आता है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें पूंजीपतियों की दृष्टि से चूरू शहर में बहुत बड़ी संख्या में पूंजीपति रहते हैं, चाहे वो आज बाहर रहते हैं, चाहे गुवाहाटी रहते हो, कलकत्ता रहते हो, चेन्नई रहते हो, मुंबई रहते हो, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ की जन्मभूमि से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ रेल लाइन, बड़ी रेल लाइन आने में बहुत समय लगा, अब आ चुकी है। अब विकास की गति, अभी तक यहाँ एयर स्ट्रिप नहीं बना है, और आप लोग जो बाहर रहते हैं, जो अपना अधिकांश समय यात्राओं में गुजार देते हैं, उन लोगों को लगता नहीं कि कहीं न कहीं हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, पूरे जिले में एयर स्ट्रिप नहीं बन पा रहा अभी। ये बिल्कुल जरूरत है, और मैं उनमें से एक व्यक्ति हूँ जो इस चीज पे लड़ रहा हूँ। और ओमान के एम्बेसी के अंदर हमने एक लिखित याचिका दी थी कि चूरू के अंदर जो आना जाना हो रहा है चूरू के लोगों का, मिडिल ईस्ट पूरे राउंड में अगर आप देखें, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इन एरिया से जो चूरू के लोग हैं, मैक्सिमम लोग वहाँ पे आते हैं। केरला के बाद में इंडिया का राजस्थान स्टेट एक ऐसा है जिनकी मैक्सिमम लेबर फोर्स और प्लस अदर बिजनेसमैन जो है मिडिल ईस्ट में सेटल है। और चूरू डिस्ट्रिक्ट के मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या है कि आप नोट करोगे तो जयपुर एयरपोर्ट से आप नोटिस करोगे कि कितने लोगों के आने जाओ। और उसके बाद में उनको सफर करना पड़ता था, पहले दिल्ली से कस्टम में हरासमेंट होता था। अभी हमने एक मुद्दा उठाया था ओमान एम्बेसी में कि लोकल्स जो आते हैं उनको कस्टम में कितना हरासमेंट होता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे उनको ट्रैवल करना है। तो कस्टम हरासमेंट एक होता है, रोड के ऊपर ट्रैवलिंग हरासमेंट होता है, जो रोड की स्थिति है वो ठीक नहीं है, और बाकी का उनको डर लगा रहता है कि हम बच्चों के साथ निकलते हैं,
तो हमारा क्या होगा, हम अपने घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, एक बड़ा इश्यू है। अगर लोकल बॉडीज या गवर्नमेंट एजेंसीज इस चीज पे ध्यान दें कि एयरपोर्ट को चूरू में लाया जाए, तो इससे इस एरिया का बहुत बड़ा विकास होगा। एक बात तो तय है, चूरू जिला मुख्यालय पर अब तो बैंकों की संख्या भी बढ़ने लगी है और बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा चूरू के लोग विदेशों में अर्जित करते हैं और फिर वो अपने घर भेजते हैं। जितनी बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी जो है, विदेशी मुद्रा जो है, चूरू के लोग अर्न करते हैं, चूरू को दिलाते हैं, चूरू के माध्यम से देश के बैंक और आरबीआई को मिलता है। इस सारे में जितना हम अर्न करके ये सब अर्जित करके देते हैं, उसके बदले में चूरू को उतना मिलता है, आपको लगता है? जी नहीं, बिल्कुल मैं इस मुद्दे पे एक फ्रस्ट्रेशन है। जी बिल्कुल 100% फ्रस्ट्रेशन है। इसके अलावा आपको ये देखिए कि केरला स्टेट से अगर आप कंपेयर करेंगे, वहाँ पे जो एनआरआईज में न्यू नहीं कहूंगा, कारण क्या है कि जो एनआरआईज हमारे नोटिस में जो है वो यूएस यूके सेटल्ड है, उनको एनआरआईज में बड़ा नाम से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक लोकल जो 10 फैमिली मेंबर्स को पालता है और अपने जो लोकल जरिए से जो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करता है, वो बहुत बड़ा एक अमाउंट है। नोटिस किया जाए या इसके रिकॉर्ड्स मंगवाए जाए तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। केरला स्टेट के अंदर जो लोग जो वहाँ काम करने के सर्विस के बाद में वापस आते हैं, तो उनको गवर्नमेंट या लोकल एजेंसीज जमीन देती है, उनको फंड्स देते हैं, रिटर्न आ गए तो वीजा की कॉस्ट देती है, टिकट की, ट्रैवल की सुविधा देती है। और एनआरआई कॉलोनीज केरला के कई डिस्ट्रिक्ट्स में कटे हैं। हमने ये नोट किया है कि राजस्थान में आज तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या स्टेट लेवल पे कहीं एनआरआई कॉलोनीज नहीं है, या एनआरआई जो रिटर्न आते हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए या उनको बेनिफिट्स देने के लिए कि ये लोग हैं वो जो 300 साल से वहाँ अर्निंग कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी फैमिलीज को पालने के लिए पैसे दे रहे हैं, जिससे छोटा मोटा विकास नजर आता है जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है या मोहल्लों के अंदर जो घर बन रहे हैं या थोड़ा बहुत काम हो रहा है, ये उन्हीं के पैसे से हो रहा है। लेकिन उनको क्या मिलता है, मैं यूँ समझता हूँ कि कुछ नहीं। रफीक जी, एक चीज मैं आपसे करना चाहूंगा। जनसा चूरू शहर में 45 वार्ड है और 45 वार्डों में मिलाकर के अगर मैं एवरेज इन टोटल जोड़ बैठाऊं तो 5000 से ज्यादा और करीब 10, 12, 15 हजार तक लोग यहाँ से बाहर रहते हैं। 5000 से ज्यादा और 10,000 के आसपास लोग बाहर रहते हैं। आपको क्या लगता है, इससे ज्यादा है? इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा। एक चीज मैं मेरे दर्शकों से चर्चा करना चाहूंगा रफीक जी की इस चर्चा के माध्यम से कि जिस शहर को 10,000 से ज्यादा लोग विदेश से पैसा अर्जित करके दे रहे हों, उस शहर में उन लोगों के लिए जमीन खरीदना, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्था करना, ये चिंता लगी रहती है। लेकिन चूरू में सरकारी कॉलोनाइजेशन, अगर कभी कहा जाए गांधी कॉलोनी कटी थी, उसके बाद वन विहार कटी थी और उसके बाद सैनिक बस्ती कटी थी और उनके भी अपने सैनिक बस्ती के अपने अपने नियम थे। जो एनआरआईज कॉलोनी की बात आई, जो या विदेशी मजदूर जो विदेश से मुद्रा भेजता है, बड़ी मात्रा में सरकार को फायदा देता है, उसके लिए जिस प्रकार की सुविधाओं के विकास युक्त की दौर में जिस प्रकार की सुविधाओं से युक्त ओतप्रोत कॉलोनी यहाँ बननी चाहिए थी, उसकी रिक्वायरमेंट महसूस होती है। लेकिन सरकार और राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति दिखती है क्या इस फील्ड में? जी, हम ऐसे बहुत ही हताश हैं कि सरकार या एजेंसी जो है इस दौरे पे कुछ भी नहीं किया है। हम ऑनेस्टली ये बात बताते हैं क्योंकि हम पिछले 20 साल से बाहर रह रहे हैं और हमने लोकल लोगों से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेदरिंग की है। उनका एक जो मानना है या शिकायत है वो ये है कि उनको कोई तरह का कोई भी हेल्प कहीं भी गवर्नमेंट से, चाहे मेडिकल हो या उनके जो है रिटायरमेंट फंड्स के लिए कुछ हुआ हो या उनको जो कॉलोनीज में कहीं प्लॉट्स मिले हों, यहाँ कुछ नहीं हमने नोट किया है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि कहीं से भी आप राजस्थान के इस रिकॉर्ड में मुझे दिखाएं कि कहाँ किसको क्या दिया गया। जबकि हमारे फंड्स है, मैं एक रिकॉर्ड आपके दिखाना चाहूंगा मेरे अपने एकदम के जल से लैपटॉप और मेरे बुक्स के अंदर 5000 लोगों को मैंने पर्सनली अपनी जाति तौर पे मिडिल ईस्ट में सेटल करवाया है, अपने रिलेशंस की वजह से या अपने जानने वालों के जॉब्स की वजह से। ये अगर सारी इकट्ठा आप इन्फॉर्मेशन करेंगे तो 900 करोड़ रुपए यहाँ आए हैं फंड्स। उन्हीं का मैं एक अपने आप को श्रेय देना चाहता हूँ कि अगर मैं अकेला व्यक्ति इतना किया हूँ तो और जो लोगों के कार्यशक्ति में जो कुछ काम हो रहा है, ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, एक अकेले राजस्थान स्टेट की नहीं। तो गवर्नमेंट को ये चीज नोट करना चाहिए कि एनआरआईज जो इंडिया की इकोनॉमिक में एक परसेंटेज उनका है और इसको मान के चलना पड़ेगा कि इनका बहुत बड़ा परसेंटेज है, जिसको हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को नोट करना होगा कि इनके एक रिक्वायरमेंट है, इनको फुलफिल किया जाए। उनकी फैमिलीज को कोई सहायता नहीं मिलती, उनको अपने आने के ऊपर या रिटायरमेंट के ऊपर इनको कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है या उनको कोई जमीन का या कोई और सुविधा उनको मिलती नहीं है। केरला स्टेट को अगर आप कंपेयर करते हैं तो जो आदमी रिटर्न आता है उसको जो है उनके सारे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं।
ये ऑन रिकॉर्ड। ये एक फ्रस्ट्रेशन है केरला की तुलना में राजस्थान के जो एनआरआईज जो हैं या राजस्थान से लोग जो विदेश जाकर कमा रहे हैं, भारत को विदेशी मुद्रा दे रहे हैं, उनके मन की एक पीड़ा रफीक भाई की आवाज में आप व्यक्त कर रहे हैं। रफीक भाई, एक और बहुत बड़ी ठगी होती है। जो आदमी यहाँ से विदेश जाता है, विदेशी मुद्रा कमाता है, वो एक प्रकार से देश से कट जाता है 5 से 10, 15, 20 साल के लिए। और वो यहाँ पर जब जमीन का टुकड़ा खरीदता है तो उसे मतलब एक प्रकार से 100 रुपए के स्टाम्प पर कृषि भूमि बेच दी जाती है। जब वो आता है, मकान बनाता है, सेटल होने की कोशिश करता है, तब उसका पट्टा भी नहीं बनता है और वो एक विशेष प्रकार के जाल में फंस करके रह जाता है। वो जो छटपटाहट है वो शब्दों में तो व्यक्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो सरकार को इस प्रकार जो एनआरआईज लोगों के साथ जो विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, उन लोगों के साथ सरकार विद जिला प्रशासन, विद लोकल बॉडी, क्या नहीं लगता आपको कि वो इस विषय में संजीदा नहीं है? वो भी इस खेल में कहीं हिस्सा लेकर उन्हीं का शोषण करें।